हेलो। गुड इवनिंग। साइंस का अपना थोड़ा सा मैटर रह रहा था, वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। सुबह आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें चारों क्लासों का पूरा कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और उसमें भी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो क्लियरली हाईलाइट करके आपको दे दूंगी। तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो या उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम पीवाई क्यों करवाओ, तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अपन ने आप मतलब ये क्लास लेने के बाद आप पिछले सालों के उठा के तो देखो, पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट मतलब ओबियसली अपने किया क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए हैं, उनको समझाया है और शेयर किया है। जस्ट आप इनको रीड आउट कर लो, एक एक लाइन क्वेश्चन है। आज वाले क्वेश्चन में आज वाले में जैसे मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल वो ही फैक्ट इंक्लूड किए हैं जैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा इरेलेवेंट कुछ भी नहीं है, थ्योरी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी तो मैं बोल रही हूँ 15 से 20 पेज में आपके साथ पूरा कंटेंट शेयर कर रही हूँ कि आप एग्जाम से 2 घंटे पहले भी जस्ट उसको रीड आउट कर सकते हो। और इतनी और बता रही हूँ कि यहाँ से बिल्कुल पूरे 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। और हाँ, ये और बता दूं कि जैसे आज की क्लास में अपन पूरा मैटर कवर कर लेंगे, उसके बाद में अपन 3 या 4 दिन में, आप एक बार ये पीडीएफ पढ़ लेना, फिर 3-4 दिन में ही अपन एक क्लास और ले लेंगे, रिवीजन क्लास, जिसमें अपन पूरा 1 घंटे की क्लास में पूरी जो 4 क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मतलब अपन ने लिए हैं वो आपको मतलब रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपना सारा हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में देखते हैं अपन अपना माँ, जैसे अपन ने ऑर्गन सिस्टम कर लिया था, जिसमें अपन ने सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम, रेस्पायरेशन सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारी जो अंतस्त्रावी ग्रंथियां सब कर ली थी। अपना थोड़ा मस्तिष्क का रहा था, थोड़ी आँख जो भी है ना उसके मतलब रोग वगैरह वो है थोड़े से, बस वो देख लेते हैं। तो देखो, समझो, इसके साथ ही अपना वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो एक और छोटे छोटे टॉपिक रहे थे, वो भी आज इंक्लूड कर लिए हैं। तो करते हैं फटाफट, है ना। तो देखो, सबसे पहले मानव मस्तिष्क, क्लियर है? हाँ, ठीक है। मानव मस्तिष्क, देखो, जस्ट वो पॉइंट लिए हैं। जैसे मस्तिष्क मतलब मैं बताऊं तो जैसे कि 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। कितना अपन नहीं पढ़ने वाले कि यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाओ। मध्य मस्तिष्क जैसे देखने सुनने वाले सेंटर वगैरह, वो बहुत वाइड हो जाता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट क्लियरली हाईलाइट है। तो जस्ट मस्तिष्क में आप इतना सा ही पढ़ लेना, पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम वो पॉइंट तो पढ़े। ठीक है। तो देखो, जैसे अनैच्छिक क्रियाएं होती है अपने शरीर में, जैसे ब्लड, जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, लार आना, वमन मतलब उल्टी, ये जिन पे अपना नियंत्रण नहीं है, अनैच्छिक क्रियाएं है ना, उनका नियंत्रण कौन करता है? बिल्कुल एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो ये इसका है मेडुला ओब्लागेटा, है ना। बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो फैक्ट फैक्ट इंक्लूड किए हैं। ठीक है। तो जस्ट ये पढ़ लेना, है ना। इनका नियंत्रण मतलब बिल्कुल मेडुला ओब्लागेटा, बिल्कुल थ्योरी है, समझाने वाला कुछ है नहीं। जहाँ पे होगा बिल्कुल देख लेंगे अपन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ये देखो, जैसे प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है? जैसे कि मेरा हाथ किसी गर्म चीज पे लगा, या जैसे पैर कांटों पे लगा, तो जस्ट तुरंत हट जाता है हाथ। क्यों हटता है? क्योंकि जैसे मतलब यहाँ से सिग्नल है वो सीधा माइंड में जाता है, और माइंड फिर मतलब जो आदेश देता है उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया होती है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये जो अपनी रीढ़ की हड्डी है ना, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, इसके द्वारा होता है। तो देखो, ये यही होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, मतलब एक्शन रिएक्शन, है ना, प्रतिवर्ती क्रियाओं, इनका नियंत्रण मेरुरज्जु। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है। स्वैच्छिक क्रिया, जो मतलब जिन पे मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, या फिर देखो शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन, अनुमस्तिष्क, ये मतलब मस्तिष्क के पार्ट हैं। अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, सेरिबेलम, बहुत सारे होते हैं मतलब। तो अब मेडुला ओब्लागेटा, लेकिन अपन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पूरा मस्तिष्क नहीं पढ़ रहे। जैसे वो डायग्राम बनाओ तो पूरा एक मतलब यहाँ पे आ जाए, लेकिन इतना नहीं पढ़ना अपने को, यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी, जो एग्जाम में आ रहा है बस वो याद होना चाहिए। तो देखो, ये स्वैच्छिक क्रिया, बिल्कुल शरीर का संतुलन, अनुमस्तिष्क द्वारा। 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, बिल्कुल मैंने पिछले सालों के क्वेश्चन आए हुए देखे, उसके कोडिंग तैयार की है, तभी तो
अपने पहले वाली क्लास में और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। बल्कि ये भी पीडीएफ 2-3 दिन पहले तैयार हो गई थी, फिर भी मैं पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन देख रही थी, उनको इंक्लूड कर रही थी, कोई फैक्ट ऐसे छूट न जाए। तभी तो मैं कह रही हूँ ज़्यादा सोचना नहीं है, इतना भी पढ़ लो आप, काफ़ी है लगभग। मतलब बहुत ऐसे सोच सोच के बनाई है क्लासें, बहुत मतलब ऐसे नहीं है कि जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया और आपको पढ़ा दिया, नहीं, बहुत सारे सोर्सेज का सहारा लिया है, ठीक है, तभी टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो मस्तिष्क का हाँ ये देख लो, बिल्कुल मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और मानव स्मृति जो अपनी मेमोरी है ना उससे संबंधित बिल्कुल, और मस्तिष्क हो गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल 3-4 फैक्ट ही है, मैंने बोला है ना। एक देख लो हाइपोथैलेमस, आपने पहले भी पढ़ा है, आपको याद हो तो, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि, वहां पे भी हाइपोथैलेमस पढ़ा था ना। तो ये हाइपोथैलेमस मतलब भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा आदि के केंद्र होते हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल ये शायद ये पूछा हुआ, भूख और प्यास के जो केंद्र हैं वो हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो इतना तो देख ही लेना, क्वेश्चन आते हैं बार बार आते हैं, वही लिए हैं, ठीक है। पढ़ाने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम वो तो सारे पढ़े जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो आंख देख लेते हैं, आंख देखो बिजली, आंख को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, 1 मिनट, देखो थोड़ा सा समझेंगे जस्ट, ऐसे कुछ होती है आंख की संरचना ना, इसमें 3 लेयर होती है, मतलब ऐसे 3 लेयर होती हैं, ज्यादा नहीं समझना, बस 3 लेयर होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझ लो ना। यहाँ पे जैसे ये इनके बीच में होता है अपना लेंस, ठीक है, ये लेंस जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरा समझ लेते, देखो ये जो तीसरी लेयर है ना इसको बोलते हैं दृष्टिपटल रेटिना, ये दोनों ध्यान में रखने हैं, दृष्टिपटल रेटिना, ठीक है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, देखो जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है ना, तो क्या करेगी लाइट, मतलब ऐसे जाएगी, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। देखो लाइट यहाँ से जाएगी तो बिल्कुल ये कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, ज्यादा नहीं सोचना, मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस दो होते हैं ना, एक तो ऐसे होता है उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस होता है ना। जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी होता है, मतलब जो आने वाली किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, अपसारी लेंस मतलब अपसारी होता है, वो ऐसे बिखेर देता है, ठीक है, बस इतना सा है। तो अपनी आंख में कौन सा लेंस होता है, बिल्कुल कई बार एग्जाम में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है आंख में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से जैसे कोई वस्तु है ना, तो लाइट की किरणें आई है ना, इसे टकराई और बिल्कुल यहाँ पे केंद्रित होंगी और उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो किस पे बनेगा, ये है रेटिना, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, रेटिना, देखो ये लिखा है दृष्टिपटल रेटिना, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये जो इसका अंदरूनी भाग है ना, 3 लेयर होती है आंख में, तो ये अंदरूनी भाग है ना जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है रेटिना, ठीक है। ये लिखा है अपन ने। यह नेत्र के ये देखो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है ना, मतलब इससे देखो क्या पता चल रहा है, आंख के अंदर कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलता है, क्योंकि इसके थ्रू जो भी प्रकाश की किरणें गुजरती है ना उसको वो आगे जाके इकट्ठा कर देता है, अवतल लेंस अपसारी होता है, वो फैला देता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये लिखा है नेत्र के अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, ठीक है, इसके लिए फोकस का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब दोनों ये इकट्ठा होती हैं और वो ये बनाती हैं चित्र, उससे ये आँख आँख का ये भाग आगे मस्तिष्क में चला जाता है और वो जो चित्र बनता है वो मस्तिष्क के रिक मतलब पहचानते हैं कि किसका चित्र है, ठीक है। तो ये आँख का ये है, ये मस्तिष्क में चला जाता है ये पुंज, ठीक है। बस इतना नहीं समझना, जो काम का है वो समझो, है ना। अब देखो आइरिस, आइरिस देखो अपने आंख में क्या होता है, जैसे ये बीच में काला काला पॉइंट होता है बड़ा, इसको बोलते हैं आइरिस, है ना। जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे आंख में बिल्कुल ऐसे बड़ा काला काला पॉइंट होता है, और इसके आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा एक और पॉइंट होता है बिल्कुल, वो जैसे ऐसे लगता है कि छेद आंख में होल। तो ये देखो ये तो है आइरिस, जो काला काला होता है ना पूरा बड़ा, ये बोलते हैं देखो आइरिस। एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली साइज, ये छोटा सा है ना जिसको मैं बोल रही हूँ होल सा दिखता है, ये है पुतली और ये है आइरिस, है ना। तो ये आइरिस क्या करता है, ये पुतली के आकार को छोटा और बड़ा करता है। जैसे मैं कैसे बताऊं कि जैसे अपन बाहर धूप में बैठे हैं, है ना,
तो अपन मतलब उसके बाद में अंदर आते हैं तो अपने को कुछ भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अपन धूप में बैठे हैं तो अपनी मतलब आइरिस ने क्या कर दिया, पुतली की साइज को छोटा कर दिया, क्योंकि वहां पे प्रकाश बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही अपन अंदर आए तो वहां पे प्रकाश कम है, तो इतनी जल्दी मतलब वो जो आइरिस है उसने पुतली के आकार को बढ़ाया नहीं, तो अपने को इसलिए अंधेरा दिखता है। मतलब एडजस्ट करता है पुतली के आकार को, आइरिस है वो एडजस्ट करता है। ठीक है, ये लिखा है देखो, आइरिस एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली साइज को नियंत्रित करता है। मतलब ये है ना, ये इसकी पुतली की साइज को बढ़ाता घटाता है आवश्यकता के अनुसार। जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होगी वहां पे छोटा कर देगा, अपन अंधेरे कमरे में जाएंगे वहां पे बड़ा कर देगा, चीजों को दिखाने के लिए। ठीक है, बस यही है। आप ये सोच रहे होगे कि मैडम क्या पढ़ा रही है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, बस आप समझ लो हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन वही उठाए हैं मैंने, इसे पढ़ने की कोई लिमिट नहीं थी। क्वेश्चन और जहाँ से मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, नहीं समझ आए तो फिर से मैसेज कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो एक दिन पहले ही मैसेज आया था एक गुड़िया का कि दीदी आपसे बात करनी है बट हिम्मत नहीं हो रही। तो देखो ऐसा कुछ ही नहीं है, मैंने उसको भी बोला था कि बड़ी बहन से बात करने की हिम्मत नहीं है क्या? तो उसका बाद में फोन आया कि दीदी लगा नहीं कि किसी अधिकारी से बात कर रही हूँ। तो देखो इसमें अधिकारी का तो कौन सा होता है, मैं यहाँ पे जस्ट आपकी एक बड़ी बहन की तरह या मार्गदर्शक की तरह हूँ, तो यहाँ पे अधिकारी वाला कुछ नहीं है। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप शेयर कर सकते हो, है ना, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलता है। और ऐसे मतलब थोड़ा वर्कलोड होता है ऑफिस में तो मैं भूल जाती हूँ। तो एक दो लोग जिनका मैसेज आता रहता है कि दीदी क्लास नहीं हुई, दीदी क्लास नहीं हुई, तो मैं उनको ऐसे ही मजाक में टालती हूँ कि बहुत लेट याद दिलाया आपने, पहले याद दिलाते तो कर लेते अपन। तो क्लास ऐसे मतलब आप थोड़ा से बोलते रहते हो तो ओबियसली प्रेशर फील होता है, फिर मुझे भी लगता है यार अब कुछ मतलब क्लास लेके आनी चाहिए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर उस चक्कर में हो जाती है। नहीं सीरियसली इतना हैक्टिक वर्कलोड है कि याद ही नहीं रहता कि कब क्लास करी थी लास्ट वाली, टाइम निकल जाता है। हाँ, इस क्लास के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, 1-2 दिन से तो कंटिन्यू इतना डिस्टर्ब हो रही थी कि यार बहुत टाइम हो गया साइंस की क्लास नहीं ली, अब तो लेनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में ज्यादा मेहनत की और क्लास मतलब बिल्कुल आज लेके लेके आई हूँ आपके सामने। ठीक है, तो देखो बिल्कुल बता दियो, मतलब कुछ भी समझ नहीं आए कोई दिक्कत ना है। और वैसे भी आप एक बार समझ लो, जो आपको पीडीएफ मिलेगी जस्ट उसको रीड आउट कर लेना। मैं बता रही हूँ अपन 3 से 4 दिन बाद ही 1 घंटे में पूरी जितनी भी साइंस है उसको एक बार मतलब जल्दी जल्दी पूरा रिवाइज कर लेंगे, मतलब कुछ भी आपका फैक्ट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये अंदर वाला पार्ट रेटिना हो गया जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। या ये मतलब लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस या बिसारी लेंस। एग्जाम में दोनों में से कोई भी मिल सकता है, उत्तल लेंस या बिसारी लेंस। ठीक है, ओबियसली यहाँ से मतलब आपको ये समझा ही दिया। ठीक है, ये बिल्कुल आइरिस, ये इसके बीच में पुतली। ये आइरिस क्या करता है, पुतली का आकार मतलब एडजस्ट करता रहता है, मतलब आवश्यकता के अनुसार, है ना, ये लिखा है बिल्कुल देखो, नियंत्रित करता है ना। ये बिल्कुल देख लेना, जो नेत्रदान करते हैं ना, नेत्रदान में उसमें क्या दान होता है, कार्निया, है ना, ये लिखा है देखो, नेत्रदान में कार्निया भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, बस फैक्ट है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, ये देख लेना। हाँ, ये बिल्कुल देख लेना सामान्य नेत्र के लिए, शायद अपन बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ध्यान भी होगा। न्यूनतम मानक दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब जैसे कि कोई वस्तु है ना, अपन 25 सेंटीमीटर से कम ला के ट्राई कर लो, अपन नहीं पढ़ सकते। मतलब 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जहां से अपन क्लियरली उसको पढ़ सकते हैं। तो ये लिखा है बिल्कुल सुस्पष्ट, मतलब न्यूनतम मानक दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मानो आँख के रोग देख लो, बिल्कुल कुछ ज्यादा वो नहीं है, ये दोनों एक से होते हैं। दूर दूर लिख दिया थोड़ा, निकट दृष्टि दोष यहाँ पे लिख देते हैं देखो, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, है ना, वो थोड़ा उस स्लाइड पे रह गया, है ना, दोनों एक से होते हैं। देखो कुछ ही याद नहीं रखना, देखो एक ही चीज याद रखनी है, निकट दृष्टि दोष में देखो बोलते तो हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें होता क्या है कि निकट की वस्तु तो साफ, लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। और इस दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। एक्चुअली देखो होता क्या है कि अपने वाली एज में मतलब 40 से कम जो एज होती है उसमें ये वाला होता है निकट दृष्टि दोष।
मतलब अपने को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, ओबियसली मैं बगैर चश्मा के निकट का पढ़ सकती हूँ, लेकिन अपने को दूर का नहीं दिखता। लेकिन जब 40 के बाद है ना, ये वाला होता है मेनली। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही बोलता है कि 40 के बाद दूरदृष्टि दोष होगा ही। जैसे मैं गई थी जब 5-6 साल पहले कि मेरा चश्मा हटा दो, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि 40 के बाद तो वैसे ही चश्मा लगना है। मतलब दूरदृष्टि दोष हो जाता है मेनली, है ना, कि पास का नहीं दिखता, है ना। तो ये मतलब निकट, बिल्कुल अपने से जोड़ के देख लेना। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में उल्टा है। दूर की वस्तु मतलब मैं ही कंफ्यूज हो गई, बिल्कुल, है ना। मतलब दूर दृष्टि दोष, ओबियसली बोल तो रहे हैं दूरदृष्टि दोष, लेकिन यहाँ पे दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। ठीक है। हाँ, ये देखो इनमें लेंस कौन सा है। देखो एक तो है निकट, एक है दूर। मतलब दे ये दोष मतलब बस ये उल्टा है, याद रख लेना। अब लेंस तो बिल्कुल याद करने में जोर ही नहीं आएगा। देखो इसमें है निकट, इसमें है दूर। देखो देखो, एक में आ रहा है अवतल, एक में आएगा उत्तल। कैसे याद करोगे? ऑब्वियसली अपन ई लिखते हैं तो निकट आता है और उ दूर आता है, वही है। निकट में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अवतल लेंस मतलब अपसारी लेंस और उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस। ठीक है, ये भी याद रख लेना प्लीज, है ना। पता नहीं मतलब क्यों मैं तो मानती हूँ कि ऑब्वियसली सीधा सीधा ही देना चाहिए, लेकिन क्या पता दे दे फालतू में अवतल लेंस की जगह, मतलब अवतल लेंस की जगह सारी लेंस लिख दे। ठीक है, तो ये देख लेना है ना। हाँ, ये बिल्कुल देख लेना, मायोपिया बाद में ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि मैंने देखा कि 2-3 बार क्वेश्चन मायोपिया दे के आया हुआ है ना। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। फिर से समझना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। एक और क्लास करेंगे ना, तो उससे पहले आप कमेंट कर देना कि दीदी ये टॉपिक कम समझ आया है, ये रिवाइज करवा दो। तो बिल्कुल अपन कर लेंगे। ठीक है, मतलब 1 घंटे में तो मैं आपको पूरा कवर करवाने वाली हूँ, कोई दिक्कत ना है। 5 5 मिनट और ऊपर लग जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो हो गया ये भी। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वही, दूर की वस्तु साफ लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट। दूर लेंस कैसे याद रखेंगे? दूर उत्तल। ठीक है। जरा दृष्टि दोष बिल्कुल आया हुआ है, मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ याद करने की जरूरत है। जरा का क्या मतलब होता है? वो जरा का मतलब ही बुढ़ापा होता है ना। जर जरा, जर जरा बुढ़ापा है ना, वृद्धावस्था। तो देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? वृद्धावस्था में मतलब जो मांसपेशियां ना वो लचीली, उनका लचीलापन कम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब ना तो उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है ना पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, बस यही है। इसमें क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस, मतलब द्विफोक्सी लेंस ओबियसली ऐसे ऐसे होती है ना चश्मा उनकी। तो यहाँ पे तो मतलब कौन सा? पास का देखने के लिए, पास का देखने के लिए उत्तल लेंस और ऊपर अवतल लेंस। पास का देखने के लिए तो उत्तल लेंस और मतलब जैसे वो ऐसे लगाते हैं ना, तो जब पास का देखते हैं ऑब्वियसली वो ऐसे देखते हैं नीचे झुक के, तो वहां पे पास का देखने के लिए उत्तल लेंस, और जब उनको दूर का देखना होता है तो अवतल लेंस। दो मतलब द्विफोक्सी लेंस है, नीचे और ऊपर दोनों लिख दिया ना, नीचे उत्तल ऊपर अवतल लेंस। ठीक है, ये देख लो। वर्णांधता बिल्कुल अपन ने कर लिया है अनुवांशिकी वाले में, अनुवांशिकी बीमारी है ना मनुष्य की। मतलब दृष्टि तो सामान्य होती है लेकिन वह रंग बिल्कुल अपन ने पढ़ा था, हरा और लाल में भेद नहीं कर सकता। ठीक है, देख लेना। रतौंधी बिल्कुल अपन ने देख लिया, रात को दिखाई नहीं देता, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, वहां पे बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, विटामिन ए। ग्लूकोमा देख लेना, कोई दिक्कत ना है। मतलब जो अपना आँख का लेंस अभी बिल्कुल पढ़ के आए ना, आँख का लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। मतलब उसके दोनों ओर क्या होता है? एक तरफ जैसे आपको याद नहीं करना, बट जैसे विक्ट्रियस एक्वियस ह्यूमर, विक्ट्रियस ह्यूमर, मतलब दो द्रव होते हैं, कचाप द्रव ऐसे कुछ हिंदी में नाम होता है उनका। तो उनका मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, जो लेंस है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, उससे आंख में दर्द और जो रेटिना है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो ग्लूकोमा यही है, ये लिखा है देखो, रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है, इससे व्यक्ति अंधा होने का खतरा रहता है। ठीक है, बिल्कुल सारे हो गए। ये भी देख लेना एक,
मैंने सोचा सारे कर ही लिए हैं तो बिल्कुल एक ये भी देख लेना ना, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म रोग होता है कि व्यक्ति को मतलब सामान्य दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं साफ एक मतलब वही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को मतलब क्लियरली नहीं देख सकता है ना, उपचार बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो आपके बिल्कुल आँख का पूरा हो गया है। जो भी इम्पोर्टेंट था मतलब जैसे रेटिना, अपने बिल्कुल रेटिना कर लिया है, और बिल्कुल लेंस देख लिया है, और सारे उसके रोग देख लिए हैं, वो कोर्निया देख लिया है ना, आइरिस, मतलब पुपिल को क्या बोलते हैं, जो अभी करके आया ना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पुपिल, इंग्लिश में पुपिल बोलते हैं, देखना पड़ेगा, पर करके आया बिल्कुल। आप देख लेना, समझ तो आपको आई गया, आइरिस, पुतली, है ना, ये रही पुतली। ठीक है, तो ये सारा देख लिया अपन ने, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, हाँ, बस ये हो गया सारा आपका मतलब ऑर्गन सिस्टम मानव का कंप्लीट हो गया। अब जस्ट छोटे छोटे टॉपिक हैं, जस्ट वो देख लेते हैं ना, जस्ट याद करने वाला, इनमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। फिर भी आप एक बार याद कर लेना, फिर भी जब अपन रिवीजन क्लास लेंगे ना, अगर आपको एक दो बार पढ़ा हुआ होगा ना, तो आप देखोगे मतलब बिल्कुल जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे लगे, मतलब अच्छा लगेगा आपको अगर पढ़ा हुआ होगा तो। जस्ट रिवीजन होगा, बोलते हैं ना सुनने से ज्यादा याद होता है, तो जस्ट वो सुनना है बस आपको वहाँ पे, है ना। तो देखो धातु है, धातु है, और उनके यौगिक ये देख लो बस, है ना। पूरा लगभग कोशिश करी है मैंने पिछले सालों के आए हुए सारे क्वेश्चन वगैरह डालने की, 90% मतलब कंटेंट मिल जाए इस हिसाब से तैयार किया है ना। तो धातु, ओबियसली धातु के गुण क्या होते हैं ये बिल्कुल देख लेना। तन्य और एक ही आघात वर्धे, तन्य होती है मतलब बिल्कुल उसको तार की तरह खींचा जा सकता है, तन्य मतलब तार की तरह खींचा जा सकता है। और आघात वर्धे क्या होता है, आघात वर्धे क्या होता है, मतलब पीट पीट कर महीन चादरों में, मतलब जैसे सोना चांदी वगैरह होता है उनको बिल्कुल महीन चादरों में बदला जा सकता है। कांच को बदल सकते हो क्या, तो मतलब कांच वो भी इसलिए नहीं बदलता है ना। तो आघात वर्धे होती हैं, ये होती हैं धातु के गुण, तन्य और आघात वर्धे होती हैं, है ना। बिल्कुल देख लेना। अब फैक्ट लिखे हैं जस्ट, अपने को पता है बिल्कुल, तारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है ना। सबसे अधिक क्रियाशील सक्रिय देख लेना, सबसे अधिक क्रियाशील सक्रिय जैसे पोटेशियम और ये सोडियम। बिल्कुल मैं जैसे अपने स्कूल के टाइम की बताती हूँ कि जब हम 12th क्लास में बैठे थे, मतलब एक दिन बारिश हो रही थी तो उस टाइम हमें इतना पता नहीं था, मतलब जैसे शायद 11th क्लास में होंगे हम, तो वहाँ पे केमिस्ट्री की लैब में बैठे थे। तो जो सर हमारे बैठे थे केमिस्ट्री वाले, वो क्या करते, एक छोटा सा कोई टुकड़ा उठाते, मतलब हमें नहीं नॉलेज था उतना, जस्ट उसको किसी कागज में लपेटते और ऐसे बारिश में फेंक देते, और बारिश में उसमें आग लग रही थी। उस टाइम हम अचरज मतलब बिल्कुल अचरज में थे कि ये कौन सी चीज है कि ऐसे हवा में आग लग रही है। बाद में जब हमने पढ़ा तो पता चला वो सोडियम था, है ना। सोडियम मतलब इसको इतना मतलब वो है क्रियाशील कि इसको जो मिट्टी का तेल होता है ना उसमें डाल के रखना पड़ता है, खुले में आग पकड़ ले ये, है ना। तो जैसे सबसे अधिक क्रियाशील सक्रिय पोटेशियम सोडियम। ठीक है। ठीक है, ये हो गया है ना। देखो आगे, चांदी सोना सबसे कम क्रियाशील होती है ना, सबसे अधिक क्रियाशील अपन अभी जस्ट पढ़ के आए हैं सोडियम, पोटेश सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील चांदी, और उससे भी कम क्रियाशील सोना, है ना। ये हो गया, है ना। कुछ प्रमुख यौगिक बिल्कुल देख लेना, एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा तो नहीं हो गया, ध्यान में नहीं रहता बिल्कुल पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, ये देख लो, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो मैं बोल रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है उनको क्लियरली हाईलाइट कर दूंगी, बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे, पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका फॉर्मूला भी देख लेना थोड़ा, है ना। इसे धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा, और एक ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों मतलब बार बार आते रहते हैं, है ना। एक सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaCO3, वो होता है Na2CO3। इसे बेकिंग सोडा या अपने खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, है ना, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो अपने भी खाने वाला सोडा मतलब जो भी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना उनमें यही होता है ना। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। हाँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल, जो नमक होता है ना साधारण नमक घर पे, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर सब मतलब देख के ही पता चल रहा है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर मतलब वही वस्त्र उद्योग में या कीटाणु मुक्त करने में जल को, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, ये देख लियो प्लीज, ये अपन अभी देख लेते हैं। देखो देखो, एक तो है ये कैल्शियम सल्फेट, एक तो है कैल्शियम सल्फेट, एक मिनट, है ना। देखो, हाँ एक तो है ये कैल्शियम सल्फेट, एक है ये कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 2H2O, है ना। इसे मतलब जिप्सम कहा जाता है। कोई दिक्कत ना है, जस्ट आपको समझ लो, जब मैं PDF शेयर करूंगी तो वहाँ पे क्लियरली हाईलाइट करूंगी, वो ही देख लेना बस, है ना। तो देखो कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम, है ना। और इस जिप्सम को मतलब कुछ 120 डिग्री तक गर्म करेंगे ना, तो ये किस में चेंज होता है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब देखो यहाँ पे 2H2O था, गर्म किया तो देखो यहाँ पे क्या रह गया, हाफ H2O। H2O मतलब पानी ना, जल, है ना, तो ऑब्वियसली हाफ H2O रह गया। और यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो सबको ही पता होगा, मतलब घरों में ऑब्वियसली POP से आकृतियां बनती हैं छत पे, है ना। तो वही है, देखो टूटी हड्डियों को ऑब्वियसली स्थिर रखने के लिए जो मोटा प्लस्तर होता है, वो पट्टियों के रूप में निर्माण कार्यों में, मूर्ति बनाने में, ठीक है। पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O। जो जिप्सम है CaSO4 2H2O, उसी को 120 डिग्री तक गर्म करके क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में रह जाएगा, है ना। यही लिखा है बस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल देख लेना, एग्जाम में बताती हूँ क्या हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। मतलब जो भी चौक वगैरह, मार्बल, पत्थर, है ना, वो है, वो इसी के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और ये बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ, जो मोती है ना, वो मुख्य रूप से इसी का बना होता है। मोती मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, ठीक है। मोती मतलब कोई जीव होता है, उसके अंदर पनपते हैं ना, तो वो इसी के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। ये देख लेना बिल्कुल, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो ही इंक्लूड किए हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4 हराकसिस भी कहा जाता है साई बनाने में, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट है, कुछ समझाने का है नहीं। पोटेशियम पर मैग्नेट देख लेना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तो नहीं लिखा हो KMnO4, ठीक है, बट ये देखो पोटेशियम पर मैग्नेट लाल दवा जल में विलय करने पर गुलाबी रंग का विलयन बनाता है, ठीक है। सारा लिख दिया इसके बारे में भी, ठीक है। ये देख लो आगे, क्यूप्रिक सल्फेट, नीला थोथा, ठीक है, ये भी बचपन से पढ़ते आए हैं, नीला थोथा, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट, है ना। देख लेना, थ्योरी है, कुछ समझने वाला है नहीं यहाँ पे। कीटाणुनाशक के रूप में वही विद्युत लेपन वगैरह देख लेना ना। जिंक फॉस्फोइट जो चूहे मारने का विष होता है ना, रेड पॉइजन, उसमें काम में आता है जिंक फॉस्फोइट, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है इससे, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। सिल्वर आयोडाइड जो आजकल कृत्रिम वर्षा करते हैं ना मूवी वगैरह में, वो किससे होता है, सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक है। ये हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया। सिल्वर नाइट्रेट जो मतदाता की उंगली पर स्याही लगाते हैं ना, इंक लगाते हैं, वो है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये अपन ने हाँ बिल्कुल देख ही लिया। सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध मैंने बताया था ना, जस्टून को एक पतली सीट के रूप में फैलाया जा सकता है। और एक आया था तन्य, मतलब ऐसे तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो देखो सबसे ज्यादा आघातवर्ध और सोना सबसे अधिक तन्य होता है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि 1 ग्राम सोना है ना, उसको ऐसे किलोमीटर किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, इतना तन्य होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक तन्य होता है, ठीक है। ये देखो, चांदी उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। जब हमने 11वीं 12वीं में फिजिक्स पढ़ी थी, तो वहाँ पे सर ने बताया था कि मतलब जैसे ये जो अपने इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना खंभों पे, ये ओबियसली इनमें कॉपर होता है। अगर इनमें मतलब कॉपर की जगह चांदी लगा देना, तो जो अभी विद्युत शुल्क है ना अपना, वो बहुत कम हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि चांदी के तार छोड़ेगा कौन, है ना। तो चांदी उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है, बिल्कुल याद रह जाएगा ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाँ ये मतलब बहुत सॉफ्ट, मैंने जैसे आपको बताया भी तो सही कि सोडियम मतलब वो सर क्या कर रहे थे, जस्ट थोड़ा सा टुकड़ा काट रहे थे, उसको मतलब बाहर गिरा रहे थे बारिश में, उससे आग लग रही थी। मतलब वो भी इसलिए इतनी सॉफ्ट है, इनको चाकू से काटा जा सकता है ना। सोडियम पोटेशियम तो वो हो ही गया। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, उसके बाद में सोडियम, और एक लिथियम, है ना। बिल्कुल देख लो।
हाँ ये देख लेना बिल्कुल। आयोडीन धातु है, लेकिन फिर भी धातुओं जो चमक होती है ना, सोनोरस, वो धातुओं में होती है चमक। लेकिन आयोडीन है वो धातु होते हुए भी धातुओं की तरह चमकीला होता है, ठीक है। ये देखो अपन ने बिल्कुल ऊपर पढ़ के आए हैं पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद में ये पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, और सबसे ज्यादा क्रियाशील की बात करें तो सोना, सोना Au, उसके बाद में चांदी Ag, ठीक है। मैंने वैसे ज्यादा ये जो प्रतीक होते हैं मतलब है ना, ये ज्यादा लिखे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे पारा Hg, या टिन ब्लैड, उनके आगे लिखे हैं बिल्कुल, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। तो इतना इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हीं को आता है, इतना नहीं आता, कितना पढ़े कोई, ठीक है। हाँ, ये अपन ने देख लिया सोना सबसे कम अभिक्रियाशील, ठीक है। अब देख लो बिल्कुल वही जो ऊपर अपन बोल के आए हैं कि सोडियम और पोटेशियम मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो उनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट फैक्ट है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है। हल्का धात्विक तत्व है लिथियम, गोल्ड। ये देख लो कुछ हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, जिसको सफेद सोना भी बोलते हैं, सिल्वर, मरकरी। मरकरी पारा एक ही होता है, ठीक है, मरकरी पारा, या इनका वो प्रतीक होता है Hg, है। और ये तांबा, ये उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु मतलब ये किसी के साथ ज्यादा क्रिया नहीं करती, ठीक है, उनको उत्कृष्ट धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल, है ना। देख लेना बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लेना। हाँ टाइटेनियम रणनीतिक धातु है। जितने भी ये जो मतलब टैंक वगैरह या फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर, ये टाइटेनियम के बनते हैं ना, इसलिए इसको रणनीतिक धातु बोलते हैं, ठीक है। हो गया टाइटेनियम रणनीतिक धातु। मैग्नीज, बिल्कुल ये तो फैक्ट है। जैसे अपने सबसे ज्यादा मात्रा में मानव शरीर में पाया जाने वाला था, तो अपने ऑक्सीजन पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था बिल्कुल। अगर मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, वैसे ही जो मैग्नीज है वो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। फैक्ट है, जस्ट एक एक बार देख लेना। पारा धातुओं, हाँ ये देख लो, पारा है ना वो, पारा मतलब अभी पढ़ के आए अपन, मरकरी, है ना, Hg, बिल्कुल आपको बार बार बता रही हूँ ना, पारा मरकरी Hg, ये धातुओं के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है। मतलब अमलगम क्या होता है, जैसे कि जो अपने दांत में केविटी वगैरह हो जाती है, तो उसमें वो फील करते हैं ना, जिससे वो दांत ऐसे कोई हंसता है तो जैसे चांदी की तरह चमकता है, वो अमलगम भरा हुआ होता है उनके। तो वो मतलब धातुओं के साथ जैसे चांदी वगैरह इनके साथ पारा वो क्रिया करके अमलगम बनाता है ना। लेकिन ये देखो, ये पारा है, ये लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारे को है वो लोहे के पात्र में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोहे के साथ नहीं बनाता, कहाँ लिखा है, हाँ, लोहे के पात्र में रखा जाता है, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता, ठीक है, पारा। हाँ बिल्कुल, ये देख लो, यहाँ पे भी देखो, मैंने जैसे ऊपर बताया कि पारा मरकरी, वैसे ही सीसा लेड। जैसे मैं दो एक दिन पहले ही ऑफिस में थोड़ा टाइप करवा रही थी, तो वो जो टाइप कर रहा वो बोल रहा कि मैडम ये शीशा वही है क्या जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं? तो ये शीशा वो नहीं है, वो एक्चुअली दर्पण होता है। दर्पण क्या होता है, मतलब जैसे कांच का टुकड़ा होता है, उसके एक तरफ लेपन कर देते हैं, पारे का, चांदी का। चांदी का तो कौन करता है, मतलब पारे का वगैरह का लेपन कर देते हैं, तो वो मतलब दर्पण बन जाता है। तो मैंने उसको बोला उसको शीशा मत बोलना, आज के बाद घर पे जाके उसको दर्पण बोलना, ठीक है। तो देखो सीसा लेड एक धातु होती है ना। और ये भी बिल्कुल साथ, बाद में उसने ये भी पूछा कि मैडम फिर लेड क्या है? मैंने बताया सीसा और लेड दोनों एक ही है ना, फिर मैंने साथ ही लिखवा दिया। मतलब आपकी तरह कोई और भी कंफ्यूज हो सकता है। सीसा लेड मतलब शीशे को इंग्लिश में लेड बोलते हैं, सीसा लेड मतलब एक धातु है सीसा, है ना। तो जो गोली होती है ना बुलेट, वो शीशे की बनी होते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल कि जैसे किसी व्यक्ति के मतलब गोली लगी, उससे मतलब संक्रमण हो गया, तो संक्रमण किसके कारण हुआ? शीशे के कारण। तो वहां पे मतलब दिमाग ये लगाना था कि बुलेट लगी है क्योंकि संक्रमण किसके कारण होगा? ऐसे ओबियसली बुलेट है वो शीशे की बनी होती है। शीशा या लेड भी ऑप्शन में हो सकता है ना, तो बिल्कुल दिमाग में रख लेना। शीशा लेड, या इसका प्रतीक की बात करें तो पीबी, बिल्कुल आगे लिखा है अभी मैंने ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं। तो शीशा लेड का उपयोग गोली बुलेट बनाने में, है ना, बिल्कुल फैक्ट है, ज्यादा सोचना नहीं है। धातु जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, बिल्कुल आर्सेनिक, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, बस पढ़ते जाना, ठीक है। सर्वाधिक कठोर धातु टंगस्टन, ठीक है, वही फैक्ट है, जस्ट दिमाग में रख लेना ना।
ये देखो एक्वारेजिया, ज्यादा नहीं सोचना वैसे तो, मैं नहीं डालने वाली थी बट पता नहीं धातु पढ़ रहे हैं तो क्या पता ही जाए, है ना। एक्वारेजिया मतलब जैसे कि ओबियसली HCl अपने को पता ही है, HCl अम्ल होता है, HNO3, HCl HNO3 दोनों अम्ल होते हैं, स्ट्रोंग अम्ल होते हैं ना। तो तीन HCl के और एक HNO3 का, मतलब ये रेशियो में अगर उनको मिलाएंगे तो एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया मतलब क्या करते हैं, ये एक्वारेजिया है, ये सोने और प्लेटिनम को तो गला सकता है लेकिन चांदी को नहीं। तो जो सोने और चांदी को अलग करने में इसको काम में लिया जाता है, सोने और चांदी को अलग करने में। दूसरा क्या टाइम हुआ, हाँ दूसरा ये बताऊं कि जैसे कि ये सोना मतलब ओबियसली सोने को गला सकता है, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो देखो ये सोने को गला सकता है, तो सोने को चमकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो गांव में आते हैं ना कि मतलब सोने को चमका देंगे, बाद में पता चला कि वो उसका भार मतलब कम करके चले गए, वो ठग टाइप के, उनके पास यही होता है एक्वारेजिया, वो उस विलियन में को डालते हैं। इतना लेडीज को पता नहीं होता, ऑब्वियसली वो चमक तो जाता है लेकिन उसका भार कम हो जाता है क्योंकि वो गला देता है सोने को, वो अपने विलियन में गला के ले जाते हैं ना, वो एक्वारेजिया ही होता है, ठीक है। बिल्कुल देख लो फटाफट, समझने वाला कुछ है नहीं। धातुएं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, कार्ब ये क्लोरीन, ये तो वही गैस हो गई। ये आयोडीन है धातु हो गई। ऐसे ब्रोमीन जैसे अपन पढ़ के आए ना कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है पारा, और ये ब्रोमीन एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में है ब्रोमीन, ठीक है। आगे बिल्कुल लिख रखा है अलग से, है ना। ये इतना ज्यादा नहीं देखना, आवर्त सारणी में दाई और बाई और वहाँ पे 11th 12th में खूब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, कौन सा दाई और कौन सा बाई और है, ठीक है। ये देख लो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ओबियसली हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अभी आपने बिल्कुल करंट में पढ़ाई होगा, भारत की हाइड्रोजन नीति, राजस्थान की हाइड्रोजन नीति। तो आगे एनर्जी बिल्कुल हाइड्रोजन से बनने वाली है, जो खारे पानी को मतलब तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ के, ठीक है। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना, भविष्य का ईंधन, ठीक है। भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ज्यादा नहीं सोचना। जो परमाणु भट्टी होती है ना जिनमें मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है, तो उनमें न्यूट्रॉन ओबियसली जो यूरेनियम होता है उसको कैसे तोड़ते हैं, यूरेनियम थोरियम मतलब ओबियसली जो न्यूट्रॉन की बमबारी करके, तो जो एक्सेस न्यूट्रॉन होता है ना उनको अवशोषण करने का और उस जो क्रिया होती है ना उसको नियंत्रण करने का काम करते हैं D2O। बस थोड़ा सा पता नहीं मेरे दिमाग में इसलिए लिख दिया, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है, देख लेना थोड़ा। मतलब भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O मतलब वो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में जो परमाणु भट्टी है उसमें, ठीक है। हाँ ये दे लो सिलिकॉन SI, सिलिका है ना, अधातु है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है। मिट्टी में सबसे ज्यादा सिलिका ही तो होती है, ठीक है, तो सिलिका होएगी, मतलब ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा तत्व है, ठीक है। हाँ ये देख लेना, वही खाद्य सामग्री को सुरक्षित, ठीक है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए धातु है नाइट्रोजन। बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना, बस फैक्ट फैक्ट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस आतिशबाजी और दिया सलाई में, ठीक है। दिया सलाई आप तो समझ गए होगे, उसने मेरे को उस टाइम भी पूछा कि मैडम दिया सलाई क्या होती है। वो जब टाइप करता जा रहा था ना, क्योंकि वो भी 4th ग्रेड की तैयारी करता है, ऐसे बहुत सारी मोटी मोटी बुक ला के दिखाता रहता है, तो मैं देखती हूँ यार मतलब इतना सारा दे रखा है। बल्कि मैं बताऊँ एक बहुत फेमस बुक, उस मतलब आप बहुत पढ़ते होगे, उसमें पादप भी दे रखा है। इधर वो बैठा बैठा रट रहा, मगर उसको इतना डाटा मरी, कहाँ लिख रखा है सिलेबस तो देख, पादप लिख रखा है क्या, ऐसे ही रटने लग गए बस लेके बुक है। तो देखो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो इतना नहीं है अपने पास, पढ़ने को बहुत लिमिटेड हो जाता है। तभी तो मैं आपको जस्ट इतना कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैं जिन्हें जितना पढ़ा है वो तो उसको 1 घंटे में सम अप कर सकते हैं अपन, इतना नहीं है आपके, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है ना। तो देखो ये दिया सलाई, ओबियसली अपन दिया सलाई से शुरू हुए थे, दिया सलाई माचिस को बोलते हैं ना, आपको तो पता ही होगा। मैंने उसको ये बोला माचिस, आज के बाद माचिस मत बोलना, घर पे जाके दिया सलाई बोलना, घर वाले बोलेंगे किसकी संगत का असर हो रहा है, ठीक हो। देखो कठोर जल, देखो कठोर जल मतलब वही कैल्शियम और मैग्नीशियम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, शायद अपने पहले भी कहीं लिखा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, मतलब इनके क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, बिल्कुल थ्योरी है।
जस्ट रीड आउट कर लेना, बस ये याद रख लेना, कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। कठोर जल मतलब जो खारा पानी होता है ना, जिसमें अपन साबुन से कपड़े नहीं धो सकते, जैसे सरफ काम करता है वो, मतलब कठोर जल है ना, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। तो उस कठोरता को दूर करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल पढ़ के आया, Na2CO3। ठीक है, उपधातु मतलब कुछ तत्व धातु और अधातु बिल्कुल उनके बीच का गुण दर्शाते हैं बस, है ना, उन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण बिल्कुल थोड़े से देख लेना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अयस्क, अयस्क देख लेना, अयस्क बिल्कुल देख लेना, ज़्यादा नहीं लिखे मैंने, बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो ही लिखे हैं, नहीं तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो जैसे कि एल्यूमिनियम का बॉक्साइट तो सबको पता ही है, बॉक्साइट नहीं है बॉक्साइट, है ना, वैसे ये क्रायोलाइट। ठीक है ना। कॉपर के क्यूप्राइट, मेलेकाइट, मरकरी, ये बिल्कुल देख लेना, मरकरी वाला, मरकरी, पारा, HG बिल्कुल देखो तीनों लिख दिए हैं। सिनेबार बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा 2-3 बार आया हुआ है ना। लेड या शीशा का गेलेना, आयरन के बिल्कुल आया हुआ है 1-2 बार, है ना। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट ज्योग्राफी में भी पढ़ लिया होगा आपने ना। यूरेनियम और थोरियम और सोना, केल्वेनाइट, सोने का केल्वेराइट, सिल्वेनाइट। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। ये हो गया अपना, है ना। मिश्र धातु, मिश्र धातु भी बहुत सारे होते हैं, बट मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा बिल्कुल वो ही लिखा है मैंने ना। तो देखो कैसे याद रखोगे, थोड़ा बहुत याद करवा देती हूँ आपको ट्रिक से ना। तो देखो, एक तो देखो पित्तल है, एक कांसा है ना। अब पहले इनको याद कर दे। देखो कांसा अपन बिल्कुल पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लेकिन अपन उस टाइम बिल्कुल पढ़ते हैं कि उस टाइम क्या था, कॉपर में क्या मिला रहे थे वो लोग, टिन, पढ़ा है ना। मतलब कांसे को कैसे बनाते थे, कॉपर और टीन, तो ये तो आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। कॉपर मतलब कांसा मतलब कॉपर और टीन, और पित्तल मतलब कॉपर और जिंक। यहाँ पे कॉपर में जिंक मिलाया है, और उन लोगों ने कांसा बनाने के लिए उस टाइम कॉपर में टीन मिलाया था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल दोनों हो ही गए, है ना। अब देखो फ्यूज तार, फ्यूज तार तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सीसा, टीन, PBSN, बिल्कुल पता नहीं, बचपन से ऐसे देखते थे, PBSN, PBSN क्या हो सकता है। बचपन देखो मैं बार बार बोलती रहती हूँ जब 11th-12th करी थी तो उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते थे, तो आज वो बचपन ही लगता है। तो हो सकता है कि किसको याद रहता है, मतलब 10th से पहले पढ़ा हुआ, तो वो 11th-12th वाला ही मेरे दिमाग में घूमता रहता है, तो मैं उसी को बचपन बचपन बोलती रहती हूँ। तो आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि बचपन में हमने तो नहीं पढ़ा। ठीक है तो देखो फ्यूज तार, ओबियसली शीशा और टिन, PBSN, है ना। इसका क्या होता है कि कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध, बिल्कुल इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बट वो अपना इलेक्ट्रिक एक जो विद्युत वाला चैप्टर होता है उसमें होता है, इतना नहीं सोचना बस। मतलब कम गलनांक होता था वो फ्यूज तार, जो पहले काम में लेते थे ना, कि जैसे कि कुछ भी हाई लोड हुआ तो वो फ्यूज उड़ जाता था, वही है ये फ्यूज तार। आजकल फ्यूज तार का चलन कम हो गया, इसकी जगह आजकल वो होती है ना MCB, मिनी सर्किट ब्रेकर। तो जैसे मतलब MCB डाउन हो जाती है तो उसकी जगह पहले फ्यूज तार होता था जो उड़ जाता था ना, उसका कम गलनांक होता था, वो मतलब शीशा और टिन का बना होता था ना। ठीक है, तो उस टाइम बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था ये फ्यूज तार किसका बना होता है, हो सकता है अब भी आ जाए, है ना। तो ये देख लेना, पितर कर लिया, फ्यूज तार कर लिया, कांसा कर लिया। कांसा बिल्कुल वही याद रखना, कॉपर, टीन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मतलब किससे बनाते हो, ऑब्वियसली आयरन से बनाते हैं, तो कैसे याद रखो। देखो आयरन, आयरन, क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम बहुत मजबूत धातु होती है। ओबियसली स्टील भी बहुत मतलब आयरन से स्टील बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए, है ना। तो देखो आयरन में क्रोमियम बनाया, और निकिल, निकिल मतलब एक ऐसे चमकदार चांदी की तरह सफेद और चमकदार धातु होती है। तो स्टील भी बहुत ऐसे मतलब देखो लोहा तो रफ सा होता है, लेकिन जो स्टील होता है वो एकदम चमकदार चांदी की तरह होता है, तो उसके लिए क्या मिलाएंगे, निकिल। ये ट्रिक नहीं है, रियलिटी है। निकिल मतलब एक बहुत सफेद ऐसे चमकदार धातु होती है चांदी की तरह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के क्या कराया, आयरन में उसको मजबूत बनाने के लिए क्रोमियम मिलाया, और उसको बिल्कुल चमकदार सुंदर बनाने के लिए निकिल मिलाया। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल आपको।
है ना। जर्मन सिल्वर देखो, ओबियसली सिल्वर चांदी की तरह बनाना है, चांदी की तरह बनाना है तो क्या करेंगे, देखो ओबियसली देखो यहाँ पे देखो पित्तल और कांसा। कांसा तो देखो वैसे भी काला सा होता है, लेकिन पित्तल बहुत ऐसे लगता है ना सोने जैसा। तो देखो यहाँ पे जर्मन सिल्वर में से काम क्या आता है, जो सिक्के वगैरह बनाने के काम आता है ना। तो बहुत ऐसे चमकदार सी धातु होती है, जो मिश्र धातु होती है। तो देखो किससे बनाएंगे, पित्तल। पित्तल में क्या होता है, कॉपर जिंक। ओबियसली देखो कॉपर जिंक में क्या मिलाया, निकिल मिला दिया ना, जो चांदी की तरह चमकदार धातु होती है ना। तो निकिल मिला दिया, ठीक है। बिल्कुल याद रह जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करोगे तो, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। चलो देखो, ऊपर जो डिस्कस करके आए थे वही लिखा है जस्ट। तत्व मतलब पारा, देखो पारा Hg धातु और ब्रोमीन धातु, दोनों द्रव है ना। तो धातु की बात करें तो पारा है, धातु की बात करें तो ब्रोमीन द्रव है, ठीक है। ये देखो कोई शायद फिर से लिख दिया, पोटेशियम सोडियम कुछ धातु इतनी तेजी से बिक्रिया करती है, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, वही फिर से लिख दिया। अब देख लो प्रकाश वाला, देख लो प्रकाश का प्रावर्तन एवं नियम। आपके जस्ट एक लाइन लिख रखी है, प्रकाश का प्रावर्तन एवं नियम। वैसे मैंने पहले तो क्या करा मुझसे, यार ये क्या टॉपिक हुआ, जस्ट फिजिक्स का एक छोटी सी लाइन लिखी है, प्रकाश का प्रावर्तन ये नियम। तो मैंने इसमें प्रावर्तन लिखा, फिर अपवर्तन भी लिख लिया, फिर प्रकीर्णन भी लिख लिया। तो देखो प्रकाश में वैसे तो आपको क्या बताऊंगी, प्रावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो मैं सोची यार इतना क्यों पकाना, ऑब्वियसली मैंने सारा लिख रखा है, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगी जो बिल्कुल अपने को एग्जाम में दे रखा है। क्यों पढ़े फालतू में, है ना। तो देखो यहाँ पे प्रकाश का प्रावर्तन और नियम लिख रखा है। तो ठीक है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अपन फाइनली फिर से क्लास लेंगे ना, तो ये टॉपिक फिर से अच्छे से देख लेंगे यार, छोटा सा तो है ही, एक भी क्वेश्चन आए तो क्यों छोड़े, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो प्रकाश का ये देख लो, बस कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल याद रखने की चीज है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁻8 होती है, ठीक है। मीटर पर सेकंड उसने लिखा नहीं, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होती है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं, बिल्कुल होता क्या है, देखो कुछ ही नहीं होता प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि कोई सरफेस होती है, जैसे कि एक किरण आई, टकरा के वापस उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो गई, वो ही प्रकाश का परावर्तन है। इसके नियम क्या है वो देख लो बस। नियम क्या है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन आपको समझ आ गया होगा। कोई किरण आई तो मतलब सरफेस कुछ भी हो सकती है, खुरदरी हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, उस पर टकरा के उसी दिशा में लौट गई, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 3 नियम है, बिल्कुल इस डायग्राम से साफ साफ हो जाएंगे। देखो क्या है, पहला तो ये बिल्कुल पहले तो थ्योरी लिखी है, टकरा कर वापस लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन है। नियम क्या है, देखो ऐसे ही बता दो आपको कि ये आपतित किरण हो गई, है ना। देखो नियम क्या है इसके, कि ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि ये मतलब अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बना रही है वो तो आपतन कोण हो गया, और जो परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है वो परावर्तन कोण हो गया। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं, ये 2 नियम हैं। और एक मतलब जो परावर्तित किरण है उसकी मतलब फ्रीक्वेंसी, वेग वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो मैन तो 2 वही हैं कि एक तो मतलब आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसके 2 नियम है बस, ठीक है। यही लिखा है बस, आपने आगे कुछ नहीं लिखा। परावर्तन के नियमों में तीनों एक ही तल में होते हैं, और ये परावर्तित किरण आवर्ती चाल मैंने आपको बता ही दिया, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये देख लेना, बिल्कुल उदाहरण कुछ है नहीं, मतलब समतल दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब जैसे कि मैं बताऊं तो आपको कि अपवर्तन में इतना नहीं पढ़ने होगा होता, अगर परावर्तन पढ़ाते तो उसमें अपन बहुत सारा पढ़ सकते थे, व्यतिकरण में, विवर्तन में, इनमें बहुत सारा था पढ़ने को। अपवर्तन में इतना नहीं होता, मतलब परावर्तन जो आपके दे रखा है उसमें इतना नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी जैसे मैंने नोट्स तो बना लिए बिल्कुल,
पहले ये भी सोचा था कि ये भी अपवर्तन वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। फिर जैसे अभी मैं क्लास ले रही थी उससे पहले मेरे को थोड़ा सा याद आया कि जैसे 6 7 में एक चैप्टर होता था प्रकाश का परावर्तन, तो वहाँ पे वो लेंस वाला या दर्पण वाला वो भी होता था, तो अपन जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वहाँ पे वो थोड़ा सा कर लेंगे, 1 2 लाइन जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा सा टॉपिक दे रखा है तो क्यों छोड़े फालतू में कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इसको अपन एक बार जो रिवाइज क्लास लेंगे उसमें भी 2 3 मिनट के लिए फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए इतना ही कर लो, ये नहीं पढ़ेंगे अपन अभी प्रकाश का अपवर्तन वगैरह। मैं अच्छे से पता करती हूँ, शायद आपके नहीं आने चाहिए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जरूर देख लेते हो, देख सकते हो, मतलब कुछ ही नहीं, ये भी बहुत मतलब कुछ ही नहीं है। मतलब जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे कि जो अपवर्तन होता है ना वो ऐसे होता है कि जैसे कि देखो परावर्तन तो कैसे होता है, ऐसे आई किरण ऐसे लौट गई। अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे ऐसे आई किरण, है ना, फिर इधर संघन या विरल माध्यम हो सकता है, तो या तो इधर घूमती है या इधर घूमती है। मतलब अगर हम क्या बताऊं, पूरी मतलब पीएचडी टाइप ही हो जाएगी। संगन से विरल में आई तो इधर होगा इधर होगा। तो देखो पूर्णांतरिक परावर्तन में इतना ही होता है कि जैसे कि जस्ट आप थ्योरी देख लेना, ये एक बार थ्योरी देख लेना, नहीं आए तो बता दूंगी ये प्रकाश, है ना। जैसे कि ये मतलब जैसे कि यहाँ पे संगन माध्यम है मान ले, है ना, तो अगर ये विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, देखो ये कोई माध्यम है, चलो इतना मान लो ये कोई माध्यम है, ये संगन माध्यम है तो ये इधर आएगी, अगर ये विरल माध्यम है तो ये इधर आएगी, है ना। लेकिन कोई मतलब ऐसा कोण, मतलब ऐसे कोण पे अगर ये आई कि ये इस माध्यम में जाने के बजाय इसी में लौट गई, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतना नहीं समझना, पूरा मतलब बहुत ज्यादा हैक्टिक टाइप हो जाता है, मैंने थ्योरी में लिखा है। बिल्कुल आपके देख लूंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो अपन बिल्कुल कर लेंगे अगली क्लास में, कुछ ही नहीं है ना। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश मतलब किरण विलंब से दूर हटती है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल वगैरह जरूर देख लेना बस, है ना। जो सारे चमक वाले हैं ना वो इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण देखो बिल्कुल ऐसे याद रख लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो भी चमक वाले हैं ना वो इसके उदाहरण है, जैसे हीरे का अत्यधिक चमकदार, रेगिस्तान में मरीचिका, पानी का भ्रम। जैसे मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे गर्मियों में ऐसे रेगिस्तान में कहीं ऐसे दूर ऐसे दिखता है कि वहां पे पानी है, एक्चुअली होता नहीं है, मतलब ऐसे कुछ चमकती चीज दिखती है ना, तो वो मरीचिका बोलते हैं उसको, है ना। कांच में पड़ी दरारों का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, तो ये वाले एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल मैं अगली क्लास में बता दूंगी आपको कितना पढ़ना है, भी नहीं दिमाग लगाना, ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। फिर से बता दूंगी आपको। ये देखो प्रकीर्णन वगैरह सारा लिख लिया था, बट अब नहीं करवाऊंगी क्योंकि नहीं दे रखा आपके, तो फालतू में क्यों पढ़े अपन, एक टॉपिक एक पॉइंट भी क्यों पढ़े, अपने सिलेबस का तो कर ले, है ना। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक अभिक्रियाएं देखो दो होते हैं इसमें, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं भौतिक परिवर्तन है या ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाएं, देखो पहले देखो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखो, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, थ्योरी है जस्ट, मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, मतलब देखो जस्ट उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कौन से होते हैं उसका, मतलब जैसे शेप बदल जाए, उसका भार वगैरह, मतलब जस्ट ये बदल जाए, ठीक है, वो होता है भौतिक गुण, है ना। उसका शेप साइज, जैसे कि मोमबत्ती का पिघल के मोम बन जाए, चांदी सोने को पिघला दे, लेकिन पिघलाए तो वो चेंज थोड़ी हो गई, अब भी है तो सोना ही है, चांदी ही है ना। तो ऐसे मतलब ऑब्वियसली उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, मतलब वापस से उसी में चेंज हो सकता है। सोने को पिघला के मतलब एक बार द्रव बना लिया तो क्या हुआ, वापस से सोना भी तो बन सकता है, मतलब उत्क्रमणीय मतलब चेंजेबल, है ना, उत्क्रमणीय होता है, बिल्कुल देख लेना ना। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल देख लेना, शक्कर या चीनी का पानी में घुलना, ऑब्वियसली घुल गई तो क्या उसको उड़ा के फिर से भी तो प्राप्त कर सकते हैं शक्कर चीनी को ना। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, है ना, बदलाव करके लंबी कर दी तो क्या भी है तो स्प्रिंग ही, है ना। कांच का टूटना,
सोने, लोहे, कांच, मोम, ये देखो पिंगलना, फिर से बना सकते हैं इनको, है ना। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, विभक्त कर दिया तो क्या प्रकाश ही तो है अब भी, है ना। प्लेटिनम तार का चमकना, पानी का अवस्था परिवर्तन करना, जैसे जल से बर्फ, बर्फ से पानी, बर्फ से पानी बन गया तो बिल्कुल पानी से बाद में बर्फ भी तो हो सकता है, मतलब उत्क्रमणीय, वापिस से चेंज कर सकते हैं उसको, पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए भौतिक परिवर्तन, ठीक है। कोई ना, वही है, पानी से वाष्प बनी है तो वाष्प से बाद में पानी भी तो बन सकता है, उसको वापिस से संघनन करके, ठीक है। तो बिल्कुल ये है ना। रासायनिक परिवर्तन, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसमें नया पदार्थ बनते हैं ना, वो रासायनिक परिवर्तन है। ये अनुत्क्रमणीय और स्थायी होते हैं, इनको मतलब वापिस से नहीं चेंज कर सकते, है ना। वापिस से पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता, पहले वाली चीज में नहीं बदल सकता, है ना। तो अनुत्क्रमणीय और स्थायी होते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके देख लो, मतलब उसकी आणविक संरचना होती है ना, उसमें परिवर्तन होता है, पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है। वहां पे तो जस्ट अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पे उसकी जस्ट जो मूल संरचना ना, आणविक संरचना, उसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण देख लो, बिल्कुल गंध में परिवर्तन होना, अथवा किसी नई गंध का बना, ऑब्वियसली किसी चीज की गंध में परिवर्तन हो रहा है तो ऑब्वियसली नई चीज ही बन गई, है ना। तो देखो, ये यहाँ मतलब किसी, ये बिल्कुल देख लेना, कोयला हो, ईंधन हो, लकड़ी हो, या कुछ भी फीता हो, कुछ भी मतलब जलना, तो जल के बिल्कुल ऑब्वियसली नई चीज बनती है ना। तो जलना, लोहे पर जंग लगना, जंग लग के क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, है ना। लोहे पर जो नमी और ऑक्सीजन, इनसे क्रिया करके लोहा ऑक्साइड बनाता है ना, तो आयरन ऑक्साइड। सेब का भूरे रंग में बदलना, बिल्कुल आयरन ऑक्साइड भूरा रंग हो जाता है ना, बहुत देर तक छोड़ दे तो। दूध से दही बनना, सब्जी का पकना, फलों का पकना, है ना। ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। और ये देख लो, दैनिक जीवन में संसारण, अपचयन, विक्रियाओं के उदाहरण देख लो, मतलब जंग देख लो, लोहा, वायुमंडल की ऑक्सीजन वादरता से विक्रिया करके आयरन ऑक्साइड, वो ही लिखा है, कोई नहीं है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये देख लो, चांदी का काला पड़ना, चांदी काला ये चांदी है वो बिजली काली पड़ जाती है ना, सिल्वर सल्फाइड AgS ये बनाता है, ठीक है। चांदी सिल्वर सल्फाइड। ये देखो, तांबा अपने को पता है बहुत टाइम तक रह जाए तो उस पर हरा रंग का जमाव हो जाता है, तो ये मतलब संसारण अपचयन, मतलब उसके गुणों में मतलब कमी होना, संसारण अपचयन मतलब ह्रास होना। संसारण अपचयन का मतलब समझ गए होगे ना आप। जस्ट इसके मुझे लगा कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है, तो यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा है नहीं, जस्ट थोड़ा सा देख लेना, अपने नॉर्मल लाइफ में जो देखते हैं वही चीजें हैं, ठीक है। तो देखो, चांदी का काला पड़ना, ठीक है। तांबे पर हरे रंग के पदार्थों का जमाव होना, मतलब उस संसारण अपचयन मतलब उसके गुणों में कमी हो रही है, उसका जो क्या बोलते हैं, क्षरण हो रहा है ना, क्षरण हो रहा है, ठीक है। स्टील की चमक कम होना, ठीक है। विकृत गंधिता कुछ ही नहीं है, मतलब जो भी तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका अपचयन रोकने हेतु ओबियसली प्रतिओक्सी कारक एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं ना, जो अपन जो कुछ भी मार्केट से डिब्बा बंद सामग्री वगैरह, कुछ भी अचार वगैरह कुछ भी खरीद के लाते हैं, बिल्कुल उसके बाहर लिखा होता है प्रिजर्वेटिव इतना %। तो मतलब कुछ मिलाते हैं, मतलब ताकि उसका जो क्षरण है, अपचयन है, संसारण है, जो भी है ना वो रोका जा सके। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट आप थोड़ी सी रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं, नाइट्रोजन गैस, मतलब जो खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग, बिल्कुल देख लो, जो चिप्स की थैली होती है ना, चिप्स का अपचयन रोकने हेतु थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये देख लो, ये सदलेपन कुछ ही नहीं है, मतलब जो भी मतलब जंग से बचाने के लिए लोहे एवं इस्पात पर जस्ते जस्ते जिंक की पर पतली परत चढ़ाना, ये सदलेपन कहलाता है, बिल्कुल थ्योरी है, ठीक है। उस पे मतलब जो लोहा या इस्पात होता है उसको क्षरण से बचाने के लिए पतली परत चढ़ा देते हैं जिंक या जस्ते की, उसी को ये सदलेपन कहते हैं। और ये शायद हो गया है, हो गया शायद, हो गया, ठीक है। तो आप सुबह आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल PDF मिल जाएगी, है ना। तो उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना। अपन
मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि 3-4 दिन बाद ही अपन जस्ट 1 घंटे की क्लास लेके जितना भी अपन ने पढ़ा है ना पूरा आपको रिवाइज करवा दूंगी। जो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि मैडम महामेराथन लो, महामेराथन लो, कुछ नहीं पढ़ा है उन महामेराथनों में। यहाँ वहाँ पे मैं आपको 1 घंटे में अपने पूरी 4 क्लास ली है, वो पूरी 4 क्लास का मैन मैन कंटेंट आपको समझा दूंगी। किसी महामेराथन को लेने बैठोगे 3 घंटे में पता चला क्वेश्चन तो 100 भी नहीं हुए, वो 100 क्वेश्चन आ जाएंगे क्या एग्जाम में। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसको जस्ट पूरा कवर कर लो। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि अपन कर ले। ठीक है, थोड़ा टाइम कम मिलता है बट बिल्कुल ये एग्जाम तक तो आपको करवाऊंगी ही अच्छे से। ठीक है, चलो ठीक है जी, फिर थैंक यू।